बहुत बहुत स्वागत है बेबाक बोल का जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ा है इस वक्त। और आज एक बहुत बड़ी जो बातचीत है वो आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि साउंड क्वालिटी जो है ओके है या नहीं है। तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए तब तक लाइव के अंदर। और आज एक बहुत अच्छे गेस्ट है हमारे साथ हैं, उनसे पूरी बातचीत आपको सुना देंगे। सिर्फ एक सेकंड के लिए हम साउंड चेक कर रहे हैं कि किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है शहर के अंदर इस वक्त। चलिए, साउंड बिल्कुल ओके है। हर बार कई बार ये समस्या आ जाती थी कि आप दर्शक हमें बताते थे कि नैन साहब जो है साउंड को लेके कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने अपने माइक्स भी है वो अपग्रेड कर लिया। और फर्स्ट टेस्टिंग थी तो साउंड चेक करना वाजिब बनता था। चलिए, बेबाक बोल देखने वाले सभी के सभी दर्शक, आपका बहुत स्वागत है। आपका अपना मनोज नैन, मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ। हिसार की राजनीति के अंदर बड़ी उथल पुथल आपको पता है इस वक्त चल रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है। बहुत से वैसे उम्मीदवार थे जो प्रत्याशी बनना चाहते थे। क्या वजह रही है कि सब के सब जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है उसको छोड़कर अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को टिकट देना ही इसकी एक बड़ी वजह है? सारी की सारी बातें उनका जो है खुलासा करेंगे, तहकीकात तक जाएंगे, बल्कि पोस्टमार्टम करेंगे। सबसे पहले हमारे बहुत ही आदरणीय गेस्ट है तरुण जैन जी, हमारे पुराने मित्र हैं। जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग पार्टीज के अंदर आपने रह के काम किया है जी। लंबा चौड़ा तजुर्बा आपके पास राजनीति का है। सबसे पहले आप यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छे ओहदे पर, और अब टिकट के जो मुख्य दावेदारों में से आप एक थे। एक ही सवाल शायद अभी आपसे किसी ने नहीं पूछा हुआ, मैं पूछता हूँ, क्या सिर्फ डॉक्टर कमल गुप्ता को छोड़कर किसी और को टिकट मिल जाती तो भी आप ऐसे निर्दलीय चुनाव लड़ते? नहीं, शायद फिर मैं ना लड़ता हूँ। यानी एक बड़ी वजह तो यही रही कि 10 साल से लोगों के अंदर एक रोष है, सड़कों के ऊपर जो समस्याएं हैं उनको सुनी नहीं गई। और आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे शायद कि ऐसे संगठन का हिस्सा बने रहना कि जहाँ पर एक व्यक्ति है उसको टिकट दे दी जाती है इतनी खिलाफत के बावजूद भी। नहीं, मैं जो आप ये बात बोल रहे हैं 10 साल से लोगों के बीच में रोष है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं इस बात को भी लेके बड़ा चिंतित हुआ उस समय जब टिकट डिक्लेयर हुई कि इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा सिस्टम, इतनी बड़े सर्वे रिपोर्ट, इतना बड़ा हमारा नेटवर्क है, उसके बावजूद अगर पार्टी को ये भी नहीं पता है कि पार्टी क्या आत्मघाती कदम उठाने जा रही है, तो मुझे लगा इसका मतलब यहाँ पर कुछ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और हारना तो ये तो सबको पता ही है, पूरे हिसार की जनता को। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी लगा कि कहीं ना कहीं सिस्टम का भी फेलियर है। तो मैं उस सिस्टम का जब फेलियर है तो मैं उस सिस्टम के साथ बना रहूँगा तो कहीं ना कहीं हमारी जनता का तो नुकसान जो होगा वो भी होगा और मुझे भी साथ में होगा। हल्ला आपने बोल दिया है, बिल्कुल कंफर्म कर दिया है, 10 तारीख को जो है नॉमिनेशन आप करने जा रहे हैं जी। 10 तारीख। क्या उम्मीद जो है शहर की जनता वोटर है वो इस चीज़ को लेके करे कि कितना बड़ा रोड शो हो सकता है, कितने लोग जुट जाएंगे? देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और समाज में काम करते हुए मेरे को 15 साल हो गए। तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो संघर्ष है वो हिसार की जनता को पता है, और हिसार की जनता को ये भी पता है कि मेरा नेचर क्या है, मैं किस तरीके से काम करता हूँ। और अगर हिसार की जनता 10 तारीख को जब मुझे आशीर्वाद देने आएगी तो ये चीज़ मैं आपको अभी नहीं बता सकता कि मेरे साथ कितने हजारों लोग होंगे ये, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि हिसार की जितने भी मेरे को चाहने वाले हैं, मेरे को आशीर्वाद देने के लिए हजारों की संख्या में मेरे इस नामांकन वाले दिन आएंगे। जैन साहब, एक बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नामांकन के दिन बड़ा दमखम दिखाया जाता है। लोग, मैं किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लेता, उन लोगों का जब नॉमिनेशन होता है तो वो चाहे किसी भी हल्के से लोग उनको बुला लेते हैं। ऐसा तो आप बिल्कुल करने वाले नहीं है ना? आप कोशिश तो यही रखेंगे कि जो लोग आपसे जुड़े उन्हीं को आप आमंत्रित कर रहे हैं, उन्हीं को जुड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल मेरी कोशिश यही है कि हिसार के जो मेरे साथी हैं, मेरे लोग हैं, और जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं कि हिसार हमारा आगे विकास करें, और ये देखना चाहते हैं कि एक सही व्यक्ति चुन के जाए आगे, तो वो लोग मुझे लगता है कि वो ज़रूर मेरा साथ देंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे, मेरी ताकत बढ़ाएंगे। चलिए, एक और बड़ी बातचीत है वो भी इनसे कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही तरुण जैन जी से हम बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, जिस दिन हिसार के जो टिकट है वो आवंटित हुई थी, उसी दिन जिंदल जो है घराना, वहाँ पर भी बड़ी हलचल मच गई थी। और सावित्री जिंदल जी ने भी ऐलान कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगी। जैन साहब, अगर सावित्री जिंदल भी चुनाव लड़ती है तो फिर त्रिकोणीय चौकोणीय पता नहीं कितने कोने का मुकाबला बनने वाला है। नहीं, देखिए, मैं सावित्री जिंदल जी से, माता जी से मैं इन दिनों 3-4 बार मैं मिल चुका हूँ और मेरे को उनका आशीर्वाद प्राप्त है। और खाली उन्हीं का आशीर्वाद नहीं, हिसार के जितने भी
मोजिज़ परिवार है, जितने अच्छे परिवार है, सबका मुझे आशीर्वाद मिला है ये बात क्लियर होने के बाद कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और खाली इनका ही नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जेजेपी का भी, इनेलो वालों का भी और कांग्रेस वालों का भी मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। और मेरे जो कई ऐसे साथी हैं अभी भी पार्टी में जो ये कह रहे हैं खुल के हम तेरे साथ नहीं आ सकते तरुण, लेकिन हम तेरा साथ देंगे क्योंकि तूने जो डिसीजन लिया है वो सही डिसीजन लिया है। तो सही डिसीजन के साथ मुझे लगता है जो सही आदमी है वो साथ लगता है, वो पर्दे के पीछे हो या पर्दे के बाहर हो, ये उस बात से मायना नहीं रखता। लेकिन वो गलत के साथ नहीं जा रहे हैं, मेरे साथ जा रहे हैं और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। हम शुरुआती अभी जो इंटरव्यू का जो समय है इसके अंदर बातचीत और लोगों की कर रहे हैं, कुछ अहम मुद्दों पर भी पहुंचेंगे। डॉक्टर कमल गुप्ता है वो एक बात कह रहे हैं कि सावित्री जिंदल की बात है उन्होंने उसको कटाक्ष कर दिया, तुरंत प्रभाव से आशीर्वाद लेने भी पहुंच जाते हैं। और दूसरी बात वो क्या कहते हैं कि सावित्री जिंदल ने एक बयान दिया था कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कभी बनी ही नहीं थी। और डॉक्टर कमल गुप्ता आरोप लगा रहे हैं कि आप सदस्य बने ही नहीं थे तो फिर टिकट की दावेदारी आपने कैसे की। तो क्या सच्चाई आपको लगती है, कौन सी जगह से किस तरीके से बात को घुमाया जा रहा है? नहीं देखिए, टेक्निकली पॉइंट है ये ना, जो मुझे लगता है कि जैसे हो सकता है कि सावित्री जिंदल जी ने कभी भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ली ही ना हो, और जो उन्होंने जो कांग्रेस छोड़ने की जो बात है उन्होंने कभी छोड़ी ही ना हो, क्योंकि वो जो सरकमस्टांसेस रहे थे वो ऐसे रहे थे कि ये पहले कांग्रेस में जरूर थे और तुरंत प्रभाव से नवीन जिंदल जी भाजपा में आ गए और उनको फिर टिकट दे दी गई कुरुक्षेत्र लोकसभा की। तो इन बिटवीन इनका इस्तीफा या इनकी कोई इस तरह की कोई चीज़ हलचल हुई नहीं थी। तो मुझे लगता है ये कोई टेक्निकल पॉइंट है जो सावित्री जिंदल जी ने आप लोगों के सामने बोला है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई बात पाएगी, इसीलिए उन्होंने ये बात बोली है। आपने संगठन के साथ काम किया है भारतीय जनता पार्टी में जी। जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तो जो ईडी है, इनकम टैक्स है, उनके जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको दूसरी पार्टियों के घर भेजना शुरू कर देते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पे कि 800 समथिंग कुछ करोड़ का जो लैंड वाला था मनी के लिए, उसको लेकर ईडी है कि उसकी रेड होगी, वो गिरफ्तार हो सकते हैं। चुनाव के समय इन सब चीज़ों की कैसे याद आ रही है? संगठन के अंदर रह के भी कुछ चीज़ें आपको पता चली थी इस तरीके की? नहीं देखिए, हमारा जो लेवल है वो इतना बड़ा लेवल नहीं है कि हम इन चीज़ों में जाएं कि ईडी किसके घर जाएगी या किसके घर नहीं जाएगी, और हमारे से कोई कंसर्न किया जाता होगा या हमारे पास कोई इस तरह की रिपोर्ट्स होती होगी, ऐसा मैं नहीं समझता कि हमारे लेवल पे ऐसी कुछ चीज़ें होती है। ये मामला जो है बड़े मामले हैं, ये बड़े भ्रष्टाचार के मामले हैं। अब ईडी के पास क्या सबूत है क्या नहीं है, वो इस समय पे क्यों जा रही है या क्यों नहीं जा रही है, इन सब चीज़ों का सवाल ना मैं समझता हूँ कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है या जो सेंटर के जो मिनिस्टर है आप उनसे करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये लेवल हमारा नहीं है। हम तो हिसार के रहने वाले लोग हैं, सिंपल से लोग हैं, एक मीडियम फैमिली से आते हैं और यहीं पे हमें यहीं जीना है, यहीं मरना है। और ये ईडी उड़ी हमें तो इसलिए डर लगता नहीं है क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। अगर अब हमने पार्टी छोड़ी है या कुछ होता है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं तो हमारे को तो फ़र्क पड़ता नहीं है। जो लोग जिनको को फ़र्क पड़ता होगा वो इन चीज़ों को परवाह करते होंगे। आपका जो अभी 10 तारीख को इस डॉक्टर कमल गुप्ता है वो भी नॉमिनेशन करने वाले हैं, पोस्टर को लेके बड़ा बवाल मचा था। अच्छा। कि पोस्टर है उसके अंदर आपको शामिल नहीं किया गया। तो वैसे तो मैं लॉजिकली जहाँ तक समझता हूँ कि आपने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि मैं पार्टी को छोड़ता हूँ, तो कोई शामिल करने की वजह नहीं बनती थी। बट एक सफाई देते हुए नजर आए कि आपके पास जो पद था उसको प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम नहीं ले सकते थे। बड़ा अच्छा खासा पद आपके पास था, प्रदेश लेवल का पद आपके पास था, तो इस तरीके की सफाइयाँ क्यों दी जा रही है? देखिए ये चीज़ें ना जब इस लेवल पे आ जाती है ना तो वो सफाई ही रह जाती है सिर्फ देने के लिए ना, और कुछ नहीं रह जाता उनके पास। और वैसे भी उनके पास ना सिर्फ सफाई देने के अलावा कोई और चारा बचा भी नहीं है। तो क्योंकि उनको क्या, उनके साथ वाले लोगों को और उनकी पूरी टीम को, उनको सबको पता है कि हम हैं। तो मैं तो कई दफ़ा ये बात बोल चुका हूँ कि नैतिकता के आधार पे कि भाई 5 लाख लोग हैं हमारे हिसार की जनता जो है, उनके मन की भावना को समझते हुए डॉक्टर श्री कमल गुप्ता जी ने अपनी टिकट वापस कर देनी चाहिए। चलिए, बड़े अहम मुद्दे हैं। तरुण जैन जी के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ जो है ना जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे उन्हीं को लेकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन अब जबकि वो खुद नामांकन भरने जा रहे हैं, साफ सी बात है वो प्रत्याशी खुद हो जाएंगे निर्दलीय यहाँ से,
क्या उनके जहन में ऐसी चीज़ें हैं, क्या वो कर सकते हैं, और क्या सवाल जो हम इनसे पूछेंगे उनके सारे के सारे जवाब इनके पास होंगे, किस तरीके की प्लानिंग लेकर ये चल रहे हैं। क्योंकि 2 बार के मौजूदा जो विधायक थे, बड़ी बात उन्होंने की थी, पेरिस बनाने की बात की थी। हिसार के हालात क्या है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप हमेशा देखते रहे कि सड़कों के हालात क्या थे। गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं है, ये हालात मैंने कई बार दिखाए थे। सीवरेज का पानी उफन कर बाहर निकल रहा है। डॉक्टर कमल गुप्ता यहाँ के निकाय मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री, उड्डयन मंत्री, इतने सारे पद होने के बावजूद क्या बिल्कुल भी उनको ऐसा नहीं लगता था कि बेसिक सुविधाएं ज़्यादा जरूरी है बजाय कि हवाई यात्रा के। चलिए जैन साहब, ये आरोप प्रत्यारोप सभी चैनल है वो डॉक्टर साहब पर लगाते हुए नजर आएंगे, और चुनाव में होता भी यही है। होता भी यही है। बड़ा मुद्दा ये है कि आप पर जनता क्यों विश्वास करें। आप पर अगर विश्वास करती है, आपको भारी मतों से अगर जिताती है, तो सबसे पहले तो जो जीत का फैक्टर आपका क्या रहेगा, क्योंकि जातिगत समीकरण अब थोड़े उलझने वाले हैं। फिर भी अगर आप जीतते हैं तो हिसार की जनता को क्या तोहफा मिलने वाला है, किस तरीके के काम है जो आप बेसिक शुरुआत करेंगे। देखिए, मैं कोई हिसार की जनता को तोहफा देने में सक्षम नहीं हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं हिसार की जनता को कोई तोहफा दे सकूँ। और हिसार की जनता मेरे पे विश्वास क्यों करे, जो आपने ये क्वेश्चन किया है। हिसार की जनता ने पहले कई सालों तक और दूसरे लोगों पे विश्वास करके देख लिया है। अब हिसार की जनता ये चाहती है कि कोई युवा चेहरा जो उनके आने वाले भविष्य में 20-25 साल तक उनके साथ खड़ा रहे, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके बीच में रहे। 24 घंटे वो अगर कोई मेरे से मिलना चाहे तो वो मिल सके उससे। तो हिसार की जनता इन सब छोटी छोटी बातों को लेके ही मेरे पे कि तरुण के अंदर वो सारी क्वालिटी है कि जो एक यहाँ के लोकल आदमी के अंदर, लोकल विधायक के अंदर होनी चाहिए। मैं यहाँ पर 24 घंटे मिलूंगा उनको, 24 घंटे उनकी बात सुनने को तैयार हूँ। 24 घंटे मैं इस बात को लेके तैयार हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ जब एक आदमी इलेक्शन में खड़ा हो जाता है और जब उसको जनता वोट दे देती है, तो मैं ये समझता हूँ कि उसकी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने शहर के प्रति, वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो मैं इस बात के हक में हूँ, इस सोच का आदमी हूँ कि अगर मैं कोई जिम्मेवारी लेने के लिए लगा हुआ हूँ तो उस जिम्मेवारी को लेने के बाद उस जिम्मेवारी का जो निवारण है वो सही तरीके से करूँ। चलिए एक बात बताइए, कितना आप इस बात के अंदर विश्वास करते हैं कि कहीं ना कहीं जब चुनाव होते हैं तो जातिगत समीकरण, उनको तो पार्टी भी देखती है, प्रत्याशी भी देखता है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात कर लें तो उनसे छोड़कर जो लोग चले गए हैं उसके अंदर से अगर गौतम सरदाना जी है वो भी कहीं ना कहीं शायद इशारा कर चुके कि चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि पंजाबी एक चेहरा वहाँ से आ जाएगा, और अमित ग्रोवर है पंजाबी चेहरा दूसरा वहाँ से आ जाएगा। फिर आपके अग्रवाल समाज से आप होते हैं, इधर से सावित्री जिंदल है, कमल गुप्ता है। तो जातिगत समीकरण है, उससे आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं नुकसान नहीं पहुंचेगा, वोट तो आपका बंट नहीं जाएगा। देखिए, जातिगत समीकरण ना मैं नहीं समझता कि राजनीति के अंदर आड़े आते हैं। जब बात विकास की हो रही होती है, जब बात अपनेपन की हो रही होती है, जब बात ये हो रही होती है कि कौन सबसे ज़्यादा हमारा साथ देगा, तब वहाँ पर ये जातीय जो आप बात कर रहे हैं समीकरण की, वो चीज़ वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर फिर ये देखा जाता है कि कौन आदमी जिसको हम वोट दे रहे हैं, जिसका मौका जनता को 5 साल में एक बार मिलता है, हमारा वोट जो जा रहा है वो किस तरीके से किसको जा रहा है, वो चीज़ें वहाँ पर बड़ी हो जाती है। तो आप इस बात को समझिए कि जनता मूर्ख नहीं है। जनता अपना जो मत का जो प्रयोग है बड़ा सोच समझ के करेगी और सही व्यक्ति के लिए करेगी। एक लंबे समय से हम आपके यहीं इस ऑफिस के अंदर आते जाते रहे हैं। कुछ चीज़ें मैंने ऐसी देखी थी, आप में से भी जो यहाँ पर पहुँचा होगा उन्होंने एक चीज़ देखी थी कि समस्याओं का निवारण बगैर किसी बहुत बड़े, मतलब इनके पास कोई ऐसा मंत्रिमंडल नहीं था, इनके पास कोई इस तरीके की ताकत नहीं थी कि जो ये कर सकते थे। फिर भी जहाँ हम बैठे हैं इसी ऑफिस के बाहर पे CSC सेंटर बिल्कुल आपने खोल रखा है। हर तरीके की जन सुविधाएं जो समाधान आप कर सकते थे वो कर रहे थे पहले भी। आने वाले समय में अगर आप यहाँ से विधायक बन जाते हैं और विधायक बनने के बाद में आपकी जो ताकतें वो बढ़ जाएगी, तो ये जो सुविधाएं हैं इनको यूं ही लगातार आप लोगों को देते रहेंगे और बढ़ा कर देंगे क्या? देखिए, जब मैं कुछ नहीं था तब भी मैंने अपने लोगों के बीच की समस्या को समझा और उसी कड़ी में मैंने बहुत सारे काम भी किए। मैंने यहाँ पर भी CSC सेंटर खोला, मैंने मिल गेट एरिया में भी CSC सेंटर खोला, और भी मेरी जो टीम है लोगों के काम करती रहती है। पेंशन का काम है, बुढ़ापा पेंशन का काम है, या किसी का पीला कार्ड है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम निरंतर करते रहते हैं, हमारी टीम करती रहती है। जब मेरे को हिसार की जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैंने एक बात बोली है आपको कि मेरी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज अगर 1% है तो उसके बाद मेरी 100% हो जाती है, 100 गुना बढ़ जाती है। तो मैं मेरी जितनी भी
ताकत है जो लोगों के बीच में लोगों की समस्या दूर करने के लिए, उस ताकत को मैं बढ़ाऊंगा, घटाऊंगा क्यों? मैं आज मेरे पास जितनी टीम है उस टीम को मैं 4 गुना करूंगा, 5 गुना करूंगा। मेरे पास लोगों की समस्या अगर ज़्यादा आएगी तो मेरे को उन सब चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं लोगों को सेटिस्फाइड कर सकूँ, उनकी समस्याओं का हल कर सकूँ। चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी के अंदर अगर सम्मिलित होना पड़ा तो गुरेज तो नहीं करेंगे? देखिए, मैंने तो ना सिर्फ एक बात सोची है, अब अगर सब कुछ ठीक रहता है और प्यार मिलता है तो मैं तो सिर्फ हिसार की जनता के खातिर जो भी अच्छा डिसीजन होगा उसमें लेने में कोई गुरेज नहीं करूँगा। उस अच्छा डिसीजन में अगर भारतीय जनता पार्टी को 1, 2 या 3 निर्दलीय विधायक चाहिए और वहाँ जाना पड़ा तो क्या? नहीं, देखिए, मैंने एक बात बोली है, ये ना समीकरणों की चीज़ होती है। मैं किसी भी चीज़ को ऐसा अभी आपसे झूठी या हिसार की जनता के सामने ऐसा कोई झूठा कमिटमेंट नहीं करना चाहता कि जिसको बाद में मेरे को शर्मिंदगी महसूस हो। तो मैं अभी साफ साफ आपके कैमरे पे और हिसार की जनता के सामने ये बात बोल रहा हूँ कि मैं हिसार के लोगों के लिए सिर्फ काम करना चाहता हूँ। और मैं अगर आगे बढ़ के कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मांग रहा हूँ तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का सही तरीके से कैसे काम होगा, कैसे उसको चलाऊँगा मैं 5 साल तक, उसके लिए मेरे को जो भी कदम उठाना होगा मैं उठाऊँगा। हमारे साथ लगता है एक जगह है जहाँ का मुद्दा मैं हमेशा उठाता हूँ, और आप समझ गए होंगे कि सूर्यनगर अंडरपास का मुद्दा अगर मैं किसी भी इंटरव्यू में ना उठाऊँ तो मुझे मज़ा नहीं आता, और आज यहाँ भी मैं उठाऊंगा। आप ही के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है, जस्ट सूर्यनगर फाटक से थोड़ा आप आगे निकलेंगे तो बरवाला असेंबली आ जाती है, इस तरफ हिसार असेंबली रह जाती है। पिछले 5 वर्ष में 5 बार भी डॉक्टर कमल गुप्ता ने वहाँ से जाना जायज़ नहीं समझा। क्या आम जनता को वहाँ से जाना पड़ रहा है? उन लोगों को वहाँ से निकलना मुश्किल है। मेडिकल इमरजेंसी के अंदर लोग कहाँ से जाएंगे? प्रतिदिन मुझे अगर आपके इस ऑफिस में पहुँचना है तो अब तो बाई चांस ये खुल गया, वरना मुझे भी 10 से 15 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता था। इस समस्या की तरफ क्या हम ये विश्वास करें आप जीत रहे सबसे जो प्रमुखता के साथ है वो इन लोगों का काम आप करेंगे? क्योंकि ठेकेदार की मनमानी चल रही है, डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ढील बरते जा रहा है, और काम जो है सूर्यनगर अंडरपास का बिल्कुल कीड़ी की जो रफ्तार है उससे भी कमज़ोर चल रहा है। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ी परेशानी है उस तरफ के लोगों को। हजारों लोग उस तरफ रहते हैं, और ये सच्चाई है कि ये तो आप तो नॉर्मल रूटीन की जो बात कर रहे हैं, आने जाने की जो बात कर रहे हो, मैं ये समझता हूँ कि किसी के घर में कोई भारी बीमारी हो जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, उसको अगर इधर जिंदल चौक हॉस्पिटल में आना है तो एक तो अगर वो सही रास्ता हो तो वो 5 मिनट में पहुँच जाएगा, और वो अब उसको 15 किलोमीटर घूम के आना होगा। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारे कुछ भी सरगम चांसेस किसी के साथ हो सकते हैं। तो उस केस में उस आदमी के ऊपर, उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी? बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। मैं इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखता हूँ, समझता हूँ। मैंने खुद SC PWD BNR की ट्रांसफ़र कराने के लिए बात करी थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस लेट लतीफ़ी का कारण रहा, यहाँ का जो PWD का जो सुपरिटेंडेंट जो था उसने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, उसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर गोलमाल किया, और उसकी ट्रांसफ़र मैंने कहीं ना कहीं बोल के करवाई भी, और कमल गुप्ता जी चाहते नहीं थे कि उसकी ट्रांसफ़र हो। तो जो नए SC आए हैं उसके आने के बाद इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ हुई है, और मैं मानता हूँ कि मैं जहाँ जैसा भी हूँ तैसा भी हूँ, मैं हिसार की जनता की जो आवाज़ उठाने का जो काम करता रहता हूँ, और जो काम टेक्निकली मैं जितना मेरे को नॉलेज है मैं उसको करता रहता हूँ, पर्दे के पीछे भी करता रहता हूँ, मैं आगे भी करता रहूँगा। तो मुझे लगता है कि अब जिस स्पीड से काम चल रहा है इसका काम जल्दी पूरा हो जाएगा, और सूर्यनगर के उस तरफ वाले लोगों को बहुत जल्दी ये इसका फ़ायदा मिलने वाला है। कुछ लोग मुझसे और वीडियो में भी पूछते थे और पर्सनल मैसेज करके पूछते हैं हमेशा कि मैंने चैनल का नाम बेबाक बोल रखा है, तो क्या अब पॉलिटिकल का जो समय है, राजनीतिक अखाड़े में मैं बेबाकी से वो सवाल पूछूंगा? बिल्कुल तरुण जैन जी से वही सवाल पूछने जा रहा हूँ। तरुण जैन जी, एक बड़ा गंभीर आरोप जो है लोग लगा रहे हैं डॉक्टर साहब के ऊपर कि गुटबाजी कहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी में माता सावित्री जिंदल आ तो गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक खिंचमतान इनके बीच में चलते रही, और पहला जो खिंचमतान था वो हमारी लाइव में देखने को मिला था। परिजात चौक से जब तिरंगा यात्रा हुई तो डॉक्टर कमल गुप्ता ने एक इतनी बुजुर्ग जो औरत है उनका इंतजार करना भी सही नहीं समझा, और तिरंगा यात्रा वो लेकर निकल गए। अभी कुछ 2 दिन पहले आपको बड़ा खुलासा हुआ होगा कि जो हमारा दिल्ली रोड है, जिंदल फैक्ट्री के सामने, सन सिटी के सामने, वहाँ एक बड़ा नाला है, और उस बड़े नाले में 2 जगह ब्लॉकेज ऐसी मिली है जिससे ये साबित हो गया कि अधिकारियों ने जो उसके अंदर सफाई है वो की नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं एक बदले की भावना भी तो हो सकती है। क्या अधिकारियों को इस तरीके के आदेश दिए गए थे कि भरने दो पानी, कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला अभी तक है नहीं, मैं आपको सच बताऊं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर देखिए, अगर जानबूझ के बंद किया गया है, उसके पीछे जानबूझ के बंद किया गया या फिर सफाई ही जानबूझ के ना करने दी गई हो? देखिए, जो भी है वो फिर
तो फिर तो गंभीर मामला है ये, जो भी है। अगर इस तरह की इंटेंशन किसी चलो की है। ये मामला आपके संज्ञान में नहीं है जी। लेकिन एक मामला आपके संज्ञान में बहुत अच्छे से है। क्या? जो जैन समाज से जुड़ा हुआ एक चौक था, क्या आपको लगता था कि वहां पर लाल किला का एक जो स्टैचू रखना वो ज्यादा उचित था? क्या आपको लगता था कि 9/11 के सामने है, उस पर इंडिया गेट रख दिया गया और उसके नीचे 4 फुट गहरा गड्ढा है, गायें वहां पर बैठी रहती है? क्या आपको ये नहीं लगता था कि जो बड़ा एक मुद्दा लिया गया था कैटल फ्री के बड़े बड़े वादे किए गए थे और शायद उन्हीं वजह से वोट मिले थे और जीत मिली थी? और मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को दिखाया था 300-350 गायें मात्र 1 किलोमीटर के अंदर मिल गई थी। ये तो बड़े गंभीर मुद्दे थे, इनके ऊपर कभी काम ही नहीं किया गया। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अगर जो आप इंडिया लाल किले की जो आप बात कर रहे हैं, जो हमारा जैन चौक था, उसकी वो पहले से वहाँ बना हुआ था जी। एक्चुअली क्या है, कमल गुप्ता जी के जो सलाहकार है ना जी, उनको आइडिया ही नहीं है कि क्या काम करना चाहिए, किस पे ध्यान लगाना चाहिए। तो वो 5-7 लोगों से घिरे हुए हैं जिनका विजन 0 है। तो उस विजन की वजह से, उस सलाहकारों की वजह से, और खुद का जो विजन है, उनका खुद का विजन भी उस पे काम नहीं करता। वो सिर्फ ना सपने की बातें करते हैं, सपने की। तो सपने की में आप प्रैक्टिकल लाइफ नहीं जी सकते। प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए आपको धरातल पे उतरना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, आपको लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों की समस्या सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा कि भी लाल किले का डेमो जरूरी है या लोगों की समस्याओं में से कोई बात निकल के आ रही है, उस पर ध्यान लगाना जरूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं ऐसे जिनकी वजह से 10 सालों में लोग इनसे नाराज थे और जिनकी वजह से हम चाहते थे कि हिसार का और विनाश ना हो, इसीलिए हम चाहते थे कि इनको टिकट ना दी जाए। यही सब छोटे छोटे कारण बन के बहुत बड़े कारण बन गए थे। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी जिसकी वजह से हमें पार्टी छोड़नी पड़ी और जिसकी वजह से हमने हिसार के लिए, हिसार के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। जैन साहब देखो, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। सपने आप खुद के लिए झूठे सच्चे बड़े कुछ भी देखें, लेकिन सपना कम से कम जनता को तो झूठे सपने नहीं दिखाने चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूं ना, जनता को झूठे दिखा दिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने तो सपने होते हैं, ठीक है। आप उसको हकीकत में नहीं जब तब्दील कर सकते तो ऐसे सपने मत दिखाइए ना आप जनता को। हम तो पहले भी पूछते रहे कि पेरिस बनाने की आवश्यकता नहीं है, अच्छा हिसार बना दो। बस मैं अभी पीछे मैंने जब सारे पीडब्ल्यूडी की मीटिंग थी, जब ये एलिवेटेड रोड की बात आई, तब मैंने ये बात रखी कि डाबड़ा चौक पुल से लेके प्रजात चौक तक एक तरफ पूरी गवर्नमेंट की लैंड है। तो हम उसको इस जो मेन रोड है हमारी, जो हमारे जो हिसार की जो हार्ट लाइन है, जो मेन जिसको हार्ट लाइन बोलते हैं, वो हमारी दिल्ली रोड है जी। तो उस दिल्ली रोड को हम चौड़ा क्यों नहीं करते? हम ये जो फालतू के खर्चे जो कर रहे हैं, मतलब जिस चीज़ की आवश्यकता है उस पर हम ध्यान क्यों नहीं लगाते? तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसका एक ब्लूप्रिंट बनना स्टार्ट हुआ जिस पे अब थोड़ा बहुत काम हो भी रहा है। तो ये सबसे पहले मुद्दा मैंने उठाया था कि सड़कें चौड़ी करें ना। हम सड़कें चौड़ी क्यों नहीं कर सकते? जब दोनों तरफ हमारी तरफ गवर्नमेंट की लैंड है, वहाँ तो हमें किसी और से गवर्नमेंट जमीन एक्वायर करने की आवश्यकता नहीं है। तो उन सब चीज़ों को, हमारा शहर की आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ें अगर आज नहीं सोचेंगे, अभी आज सोचेंगे करेंगे तो उसमें भी टाइम लगता है। तो ये सोच ही नहीं रहे हैं उस तरफ। ये तो सिर्फ ये जो बाहर से लाल किला बनवा लिया, इंडिया गेट बनवा लिया, गाड़ी में लोड होके आया वो उसका डेमो, और वो वहाँ पर उठा के रख दिया, उस पर कपड़ा चढ़ा दिया, फिर वहाँ पर कोई मंत्री जी गए, वहाँ पर उनकी नेम प्लेट लगी और उन्होंने उसका रिबन काटा। तो वो सब चीज़ें तो एक दिखावा हो रही है सिर्फ, उससे आम जनता को कोई सरोकार नहीं है, कोई फायदा नहीं है। करते हुए नजर आए थे वो आरोपों के जो 2-3 सवाल है वो आपसे पूछ लेता हूँ। तो क्या आपको पहले ही पता चल गया था कि जो टिकट है वो आपकी कट चुकी है? क्योंकि जैसे ये टिकट घोषित हुई उससे 3 दिन पहले ही आपने पोस्टर्स, आपने जो है ना वीडियोस जो है डालनी स्टार्ट कर दी थी कि अगर डॉक्टर साहब को टिकट मिलती है तो हिसार की जनता के साथ बड़ा अन्याय होगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पता चल गया था कि डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट मिल रही है, लेकिन ये था कि मैं ये चाहता था, मैं क्या पूरे हिसार की जनता ये चाहती थी, और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी यही चाहते थे, आरएसएस के लोग भी यही चाहते थे कि हमारी पार्टी को अगर जिंदा रखना है, हमने हमारी पार्टी के थ्रू लोगों का भला करना है, काम करना है, तो हिसार की टिकट किसी भी कार्यकर्ता को दे दी जाए, किसी भी कार्यकर्ता को। मुझे मालूम है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ही दी जाए, किसी भी कार्यकर्ता को दी जाए, क्योंकि जो कार्यकर्ता जिसको टिकट दी जाती उसको संगठन भी साथ देता, पार्टी भी साथ देती, हिसार की जनता भी साथ देती उसका।
वो इसलिए देती क्योंकि वो नया होता, उसको मौका देती जनता काम करने के लिए, और इनको मौका दे चुकी थी, इनको देख चुकी थी। और इसी वजह से मैंने ये था कि भी मेरे विरोध दर्ज कराने के बावजूद, हमारे सब लोगों के विरोध दर्ज कराने के बावजूद उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। तो हमारा मकसद यही था कि अब हम जनता के बीच में जाए, जनता का प्रेशर थोड़ा सा पार्टी के ऊपर पड़े, उनको टिकट ना मिले, किसी और दूसरे व्यक्ति को टिकट मिले, चाहे टिकट किसी को भी मिल जाती, मुझे लगता है इनसे बढ़िया कैंडिडेट होता वो। चलिए, दूसरा आरोप आपके ऊपर क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आपने तुरंत छोड़ दिया। अगर सिर्फ एक प्रत्याशी से समस्या थी तो अपना विरोध प्रदर्शन आप किसी तरीके से आला का जो कमान अधिकारी है, जो नेता, उन तक करते। आपने पार्टी को छोड़ने में भी बिल्कुल समय नहीं लगाया, और कहीं ना कहीं आप शायद जो है कि डॉक्टर कमल गुप्ता का जो विरोध था, लोगों के अंदर जो गुस्सा था, उसका फायदा अब चुनाव में उठाना चाहते हैं, और आपको लगता है कहीं ना कहीं आपको फायदा मिल भी जाएगा इसका? नहीं, विरोध का फायदा नहीं उठाना चाहता मैं तो सही बात के लिए ही काम कर रहा हूँ। मैं सही काम के लिए ही काम कर रहा हूँ। मेरे को कोई विरोध का फायदा नहीं उठाना किसी का, और ना मेरा ऐसा कोई व्यवहार, ऐसा कोई नेचर है कि मैं किसी का विरोध का फायदा उठाऊं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ हमारी जो जन समस्याएं हैं उनका जो भी हल कर सकता हो वो आगे आए। मेरे अलावा कोई भी हो सकता है, तो जो आएगा कोई अच्छा होगा तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। पहले भी खड़ा था, मैं तो पहले भी काम कर रहा था जन लोगों के लिए। तो अगर ये क्या था, इसमें हम हमारे आला कमान को, आप जो बात बोल रहे हैं, उनको हम अपना विरोध दर्ज करा चुके थे। पहले भी रायशुमारी हुई थी, उसमें भी कमल गुप्ता जी का कहीं नाम नहीं था, वहाँ पर भी और लोगों के नाम थे। तो ये उम्मीद थी कि किसी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी जिसके साथ संगठन भी लगेगा, संघ भी लगेगा, हिसार की जनता भी लगेगी, और हम उसके बाद हिसार का करवाने का जो हमारा एक रोड मैप था उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, टिकट उनको दे दी गई, तो इसलिए सारी की सारी चीज़ें जो है उनके पक्ष में नहीं चल रही है। एयरपोर्ट की चकाचौंध में कहीं ना कहीं जो शहर का विकास है वो मंद पड़ गया, ढीला पड़ गया था। अभी जनता एक सवाल ये भी पूछती है कि डॉक्टर कमल गुप्ता भावुक हो गए थे, रोए थे, तो अगर आप जीतते हैं और उनका सपना तो फिर आपको पता है कि पूरा नहीं हो पा रहा, तो क्या एयरपोर्ट है उसका जो इतना बड़ा लंबा चौड़ा पैसा लग चुका है, जमीन एक्वायर हो चुकी है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि अब सिर्फ शहर के विकास की तरफ एकदम ध्यान दे दिया जाएगा और वो जो प्रोजेक्ट है उसको कहीं ना कहीं एक ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? देखिए, ये जो जिस हवाई अड्डे की आप बात कर रहे हैं, वो जो मुद्दा है वो सेंटर का मुद्दा है, वो स्टेट का मुद्दा नहीं है वो, और एक विधानसभा का मुद्दा नहीं है वो कोई हिसार का हवाई अड्डा नहीं है, वो पूरे प्रदेश के लिए एक हवाई अड्डा बन रहा है। और वो हवाई अड्डा जो बन रहा है वो इंटरनेशनल, जो हमारा एयरपोर्ट है दिल्ली में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या हमारा जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड हो गया है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड हो गया है। तो उसको डिवाइड करने के लिए ये स्कीम बहुत पहले से चल रही है, कोई आज की स्कीम नहीं है ये भविष्य को देखते हुए, जैसे जेवर में भी एयरपोर्ट बन रहा है इंटरनेशनल, चंडीगढ़ में भी बना है, तो ये लोड डिवाइड करने के लिए हमारा एयर ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। ये टेक्निकल इश्यूज है, ये इसमें मैं उसको ध्यान नहीं दूंगा या मैं उसको जल्दी करा दूंगा या कल से उसके हवाई जहाज उड़ाने शुरू कर दूंगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये सब सपने दिखाने वाली झूठी बातें हैं। ये सब टेक्निकल इश्यूज हैं, ये सब सेंटर के इश्यूज हैं, जो सेंटर उसको करेगी, केंद्र सरकार उसको करेगी कि हम, और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है उसने देखना है कि हमने हमारे सिस्टम को कैसे चलाना है, वो सब चीज़ें उनके अंडर होती है। चलिए तरुण जी, बहुत ही धन्यवाद आपका, आपने हमारे चैनल और हमारे दर्शकों के लिए इतना खूबसूरत टाइम निकाला, और हर एक जो सवाल था उसका बहुत ही आपने बेखौफ होकर जवाब दिया है। अब कुछ खास बातें आपको मैं बता देता हूँ इंटरव्यू के बारे में। बिल्कुल हर एक सवाल का जो जवाब है तरुण जैन जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, किसी तरीके का झूठा बहकावा या कोई झूठी बातचीत नहीं है। एयरपोर्ट को लेकर कितना क्लियर उन्होंने बता दिया आपको कि वो उनका मुद्दा ही नहीं है और वो उनके हाथ की बात ही नहीं है, क्योंकि क्या होने वाला है, डीजीसी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। ठीक है कि हिसार को चिन्हित किया गया था किसी वजह से, वो यहाँ तक लाने तक का प्रयास था, लेकिन वो कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा और कब बनेगा, ये सारा का सारा जनसा मुद्दा बिल्कुल डीजीसीए का है। ये कहीं ना कहीं शायद जो है चुनावी जो है वो एक रंग में रंगना चाहते थे चीज। लेकिन अगर तरुण जैन जी की बात करें तो जो आरोप आपने लगाए थे और उनको सवालों के माध्यम से हमने पूछा था, हर एक आरोप का जवाब तरुण जैन ने आपको दे दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई आपका आरोप रह गया है तो आप कमेंट करके डायरेक्टली मुझे या तरुण जैन आपको, सर आपको भी कमेंट कर सकते हैं, लोग आपसे बातचीत कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पे भी कोई आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं तो 24 घंटे, मैंने एक बात बोलता हूँ, मैं तो 24 घंटे यहीं पे रहता हूँ, यहीं जीना है, यहीं मरना है। बिल्कुल।
एक लास्ट सवाल मेरे मन में जी, दोबारा आ जाता है। जी, जी। वो कुछ लोग पेरिस बनाना चाहते थे, आप हिसार को क्या बनाएंगे? मैं कुछ नहीं बनाऊंगा हिसार को, मैं हिसार को हिसार ही रहना चाहता हूँ। मैं हमारा शहर रहे। बचपन आपका यहीं बीतता है, बस जवानी मेरा यहीं बीती है, जुड़े हुए हैं हम लोग। बस मैं तो ये चाहता हूँ हमारा जो शहर है वो शहर ऐसे तरक्की करे ताकि हमारा शहर का नाम जो हिसार नाम है, बड़ा खूबसूरत नाम है हमारे शहर का, वो हिसार का नाम आगे जाके तरक्की करे और जो समस्याएं हैं हिसार शहर में वो दूर होगी तो लोगों को अपने आप ये फील आएगी कि हम पेरिस में रह रहे हैं। बिल्कुल, पेरिस का मज़ा पेरिस में जाके लोगे तो ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा, और हिसार का मज़ा हिसार में ही आएगा। आप लोगों की जवानी बचपन सब कुछ यहीं पर है, धंधा आपका यहीं पर है, काम आपका यहीं है, परिवार आपका यहीं है। तो हिसार खूबसूरत हिसार बने, जन सुविधाएं हैं वो आपको मिल पाए। इन चीज़ों को लेकर बातचीत जब तरुण जैन से की तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जन समस्याओं का निदान करना ही उनकी प्रमुखता और प्रखरता रहेगी। बाकी अगर एयरपोर्ट की कोई बातचीत भी होगी तो उनके हाथ में वो जो चीज़ें होंगी वहाँ तक वो प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी बातचीत इनसे करना चाहते हैं तो इनके डायरेक्ट जो फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है और इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। या आपका कोई सवाल ऐसा रहा कि मैं नहीं पूछ पाया और आपकी बातचीत अधूरी रह गई है तो आप मुझे भी एक माध्यम बना सकते हैं, आप मुझ तक वो बात पहुंचाइए। मैं तरुण जैन जी से उस चीज़ की बातचीत के लिए दोबारा मिलूंगा। और साथ ही साथ अब शहर की सड़कों पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि तरुण जैन जी के लिए क्या माहौल है, और वो सारी की सारी अपडेट आपको देंगे। फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ते हैं, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।